रेडी, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर पी सिंह देव। आज हम अपना जो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर लिया था, उस लेक्चर में हमने आपको बताया टॉपिक क्या लिया था। हमने टॉपिक लिया था किंगडम सेक्शन। किंगडम सेक्शन लिया था। तो किंगडम के अंदर, किसमें? किंगडम में। तो जब हम किंगडम हमने किया, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ एक बार। जब हमने किंगडम किया तो किंगडम में हमारे पास 2 किंगडम प्रोसेस, 3 किंगडम प्रोसेस, 4 किंगडम प्रोसेस, 5 किंगडम प्रोसेस और 6 किंगडम प्रोसेस। तो हमारे पास 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है और 6 के 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो ये डिपेंड करते हैं, इन सभी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं, इन सभी के अलग अलग क्राइटेरिया हैं और इनके क्राइटेरिया के साथ साथ आप देखेंगे हर किसी का साइंटिस्ट भी अलग है। तो मैंने कहा था कि जो साइंटिस्ट हैं, अगर आप 2 किंगडम में लेके जाएं, जिसका नाम है कार्ल लीनियस। क्या नाम है जी? कार्ल लीनियस। क्या नाम है? कार्ल लीनियस। तो कार्ल लीनियस साइंटिस्ट का ईयर आपको याद रखना ही रखना है। एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे, वो मैंने आपको लिख दिया। उसके बाद यहाँ आते हैं आपके RH वही टेकर। ये मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया और क्वेश्चन की सीरीज़ भी मैं हर, जैसे हम लगभग मान लीजिए कि एक चैप्टर लगभग जब हम कर लेंगे तो उसी से रिलेटेड मैं मुझे जब ठीक लगेगा तब मैं क्वेश्चन में लेकर आऊँगा। ठीक का मतलब जब नीड होती है क्वेश्चन की, तब मैं क्वेश्चन भी आपके सामने रख दूंगा। और हर चैप्टर से मैंने कहा था कि क्वेश्चन की जो रेंज है वो 900 क्वेश्चन जो है मैं एक चैप्टर से रखूँगा ज़रूर। ठीक है, देखिए अब इसमें अगर आप टाइम देखेंगे तो टाइम इसका था 1969। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब इसके बाद लास्ट में कौन है? कॉपलैंड। फर्स्ट में कौन है? कार्ल लीनियस। थर्ड में मीन्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कार्ल लीनियस 1758। 3 किंगडम में हैकेल और 4 किंगडम में कॉपलैंड, 5 किंगडम में RH व्हिटेकर और 6 किंगडम में हमारे पास कार्ल हूस नाम से साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में डिफरेंसेस बताए। यू बैक्टीरिया में इन्होंने कहा कि यू बैक्टीरिया अपने आप में बैक्टीरिया का ही डोमेन है, या कहीं इसका डोमेन ही बैक्टीरिया है। और मैंने कहा था कॉपलैंड के अकॉर्डिंग या RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस क्रिएट होते हैं, RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग किंगडम बड़ा है, लेकिन कॉपलैंड कार्ल हूस के अकॉर्डिंग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में डोमेन बड़ा है। और डोमेन को बड़ा होना भी चाहिए क्योंकि RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग मोनेरा एक ही है, और लेकिन कार्ल हूस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने किया 1969 में, 1969 के बाद, तो उनके अकॉर्डिंग डोमेन बड़ी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। तो यहाँ से हमने किंगडम के बारे में पूरी तरीके से बातें समझ ली। आज मैं आपको क्या करने वाला हूँ, देखिए ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, तो आप मेरे तरीके से बात समझिएगा तो आपके क्वेश्चन ज़रूर लगेंगे। देखिए आज आप बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एनसीईआरटी के 2nd चैप्टर का हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो 2nd चैप्टर के स्लॉट है ये 1st चैप्टर में ही आती है। 2nd चैप्टर की जो स्लॉट है वो 1st चैप्टर में ही आती है, और एनसीईआरटी का जो 1.5 पेज, हाँ इतना करीब होगा, 1.5 पेज से लेकर 2 पेज तक आज हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन उसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ भी कराऊंगा जिसका नाम क्या है, मैंने आपसे कल कहा था कि आप करेंगे पॉली राइबोसोम्स करेंगे। तो राइबोसोम कैटेगरी को पूरा करने के लिए आपको आज जो है देखना है तरीके से। स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। ठीक, देखिए अगर मैं बात करूंगा राइबोसोम की, किसकी बात करूंगा? राइबोसोम की। तो आप याद रखें राइबोसोम को एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था पेलाडे, जिसका नाम था पेलाडे। मेरी आदत है मैं साइंटिस्ट पे बहुत फोकस करता हूँ, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना हो तो अगर साइंटिस्ट के बारे में नहीं पता तो ऐसी कंडीशन में पढ़ बेकार ही रहे। मतलब साइंटिस्ट पे इंटरेस्ट नहीं, जैसे आप हैं, आप में से कोई अगर 2 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, 100 में से 10 या 20 या फिर 5 या 1 भी एक स्टूडेंट अगर साइंटिस्ट बनता है और उसका नाम न लें तो उसके काम की वैल्यू तो होगी, लेकिन उसके नाम की वैल्यू नहीं। मीन्स उसके काम तो चलता रहेगा बट उसके नाम की वैल्यूएशन ख़राब हो जाएगी। तो नाम पता होना किसी का भी उसके काम के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, क्योंकि उसने अपने नाम के लिए ही सब काम किया, तो वो इंपॉर्टेंट होती है चीज़। पेलाडे एक साइंटिस्ट रहे हैं। कौन है? पेलाडे। पेलाडे नाम के एक साइंटिस्ट रहे हैं, इसलिए राइबोसोम को पेलाडे पार्टिकल भी कहा जाता है। पेलाडे पार्टिकल, क्या बोलते हैं? पेलाडे पार्टिकल। और जो राइबोसोम है उसका अगर आप फंक्शन देखेंगे, अगर आप उसका फंक्शन देख लें, माइक चल रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर आप इसका फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन होता है जी?
प्रोटीन और सिंथेसिस। इसके साथ साथ में आप तुरंत ये समझ लें कि जो राइबोसोम होता है, एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है स्वेडबर्ग। क्या नाम है? स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट रहे हैं। उन्होंने एक यूनिट दिया और इस यूनिट का काम था मेजर करना। किसे? राइबोसोम को। किसको? राइबोसोम को। और किस पर बेस्ड? मोलारिटी पर बेस्ड। किस पर? मोलारिटी। किस पर बेस्ड? मोलारिटी पर बेस्ड। मीन्स मॉलिक्यूल के साथ बात की गई है। किसके हिसाब से? मोल या फिर मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में बात किया गया। यहाँ पर मेन जो फोकस बात की गई है वो स्ट्रेनिंग पावर की गई है, मीन्स सेडिमेंटेशन। ये किसके बारे में बात किया गया है? सेडिमेंटेशन मीन्स किसी चीज़ को छानना। मैं रिपीट करूंगा अपनी बात, आप मेरी बात के साथ साथ चलते रहें तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। इसे पिलाडे पार्टिकल भी कहते हैं। पिलाडे साइंटिस्ट की वजह से PALADY भी लगा सकते हैं। तो फंक्शन क्या है? प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और कोई भी राइबोसोम बिना rRNA या फिर RNA के पार्ट के बिना प्रोटीन नहीं बना सकता। उसका भी एक अपना एक प्रोसीजर होता है, मैं आज बताऊँगा। तो स्वेडबर्ग एक यूनिट भी होती है, स्वेडबर्ग एक यूनिट भी है और एक साइंटिस्ट का नाम भी है और एक यूनिट भी है। तो मेजर करने के लिए होता है राइबोसोम को, जो मोलारिटी मीन्स मोल को पकड़ता है। इसकी अपनी एक वैल्यूएशन होती है, कितनी? 0.001 मोल। इतनी मोलारिटी इसकी रहेगी, 0.001। कितनी रहेगी मोलारिटी? 0.001 इसकी इतनी वैल्यूएशन रहेगी। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया। एक्स्ट्रा मतलब एनसीईआरटी से हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। ठीक। सेडिमेंटेशन मेथड यूज़ किया जाता है। सेडिमेंटेशन मेथड को यूज़ किया गया और इस मेथड को यूज़ करने के बाद हमें पता चला कि जो राइबोसोम है उनको क्लासिफाइड किया जा सकता है। उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो क्लासिफिकेशन करने पे वो दो पार्ट्स में हमारे पास आए। एक मेरे पास हुआ 80S और एक मेरे पास हो जाता है 70S। 70S जो है वो आपको, ये आपके पास प्रोकैरियोटिक कहाँ मिलेगा? प्रोकैरियोटिक। ये आपको मिलता है जी प्रोकैरियोटिक में, और ये आपको मिलेगा यूकैरियोटिक में। लेकिन जो हमारे पास जो यूकैरियोटिक्स होते हैं, इनकी सेल ऑर्गेनल्स में, कहाँ पर? सेल के सेल ऑर्गेनल में भी 70S टाइप ऑफ मिलता है। फिर मैं बता रहा हूँ, राइबोसोम एक प्रोटीन बनाने वाली पार्टिकल है जो कि किसी सेल के अंदर होती है। अब सेल दो ही तरीके की होती हैं, एक आपके पास होती है यूकैरियोटिक और दूसरी हमारे पास होती है प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हमारे पास दो हैं, लेकिन राइबोसोम को क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई मेथड जरूर रहा होगा, कोई यूनिट जरूर रही होगी। इस यूनिट का नाम हमारे पास होता है क्या? स्वेडबर्ग। इसे बोलते हैं स्वेडबर्ग नाम की यूनिट। अब स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट भी थे तो उन्होंने अपने नाम से ही इस यूनिट को रख दिया। ये मेजर करने के काम आती है राइबोसोम को। तो राइबोसोम को मोलारिटी मोल के रिस्पेक्ट में इसको छाना जाता है, स्ट्रेन किया जाता है, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो एस वर्ड दिया जाता है, जो आप पढ़ रहे हैं बार बार, ये एस जो वर्ड है, इसका मतलब एक सेडिमेंटेशन और दूसरा स्वेडबर्ग ही होता है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक। अब राइबोसोम को सेडिमेंटेशन मेथड मोलारिटी के आधार पर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 70S और 80S। 80S आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल्स के जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें 70S टाइप ऑफ मिलता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आप कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लाइक यू हैव एन एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जिनको ये बात पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो भी अच्छी बात है। बस शर्त यह है कि आपको आना चाहिए। देखिए, एक हमारे पास क्या है? प्रोकैरियोटिक। क्या है हमारे पास? प्रोकैरियोटिक और सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। एक बात, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें 70S टाइप ऑफ राइबोसोम मिलता है। मैंने कल कहा था इसकी दो सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है 50S और एक होती है हमारे पास 30S। स्पीड से करेंगे बात को, तो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो ये ऐसे बना सकते हैं आप, इस तरीके से। ये आपके पास 50S है और ये आपके पास 30S है। तो आप गौर कर रहे होंगे कि एक आपको इसमें छोटी यूनिट और एक इसमें बड़ी यूनिट, मीन्स एक सब यूनिट्स हैं। ये कैसी है? लार्ज। ये कैसी है? लार्ज क्या? सब यूनिट।
ये कैसी है, लार्ज सब यूनिट, और ये कैसी है, स्मॉल सब यूनिट। ये कैसी है, स्मॉल सब यूनिट। अब इन दोनों यूनिट्स को हमें जोड़ना है, दोनों यूनिट्स को हमें जोड़ना है। तो जो दो यूनिट आपको दिख रही है, लार्ज वाली और स्मॉल वाली, इन दोनों यूनिट को आपको जोड़ना है। जोड़ने के लिए आपको आयन की ज़रूरत पड़ेगी, उस आयन का नाम है Mg+2। ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है, Mg+2, और इसी की मोलैरिटी मैंने बताई थी 0.001 मोल, ये इसकी मोलैरिटी होगी, ठीक है। इतनी मोलैरिटी के रिस्पेक्ट में जुड़ जाता है, चाहे वो 70s हो या 80s, दोनों में आपको Mg+2 मीन्स मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर इसकी ज़रूरत, कैल्शियम भी होता है लेकिन मैग्नीशियम को पार्टिसिपेशन में डाला जाता है। 50s और 30s प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो 50s है, आप देखेंगे 50s ये पर्टिकुलर दो तरीके के RRNA से मिलता है, और जो हमारे पास 30s है, ये भी हमारे पास दो तरीके के RRNA का पार्टिसिपेशन होता है। जैसे 50s को अगर बनाना है तो दो तरीके के आपके पास RRNA होने चाहिए। फर्स्ट पैटर्न क्या है, या कहें कि फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इसका दूसरा और लिख ले, तो ऐसा हुआ कि आपको एक बार में दो चीज़ें समझ में आ जाएंगे ना, डिफरेंस में चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आती है। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल में आपको कैसा मिलेगा, 80s टाइप। अब 80s में क्या होगा, 60s और 40s। जो 60s है उसमें आप तीन तरीके के RRNA देखेंगे, और जो 40s है उसमें आप दो तरीके के RRNA देखेंगे। इसमें आप देखेंगे क्या, 28s और क्या देखेंगे, 5.8s ये S, और यहाँ देखेंगे 5s RRNA। यहाँ आप लिखेंगे RRNA, यहाँ आप लिखेंगे RRNA, यहाँ आप लिखेंगे RRNA, राइबोसोमल राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर क्या रहेगा, 40 है तो यहाँ पर आपके पास रहेगा 40 है ना, तो 18 रहेगा, कैसा, 18s, और यहाँ रहेगा 5s, यहाँ रहेगा 5s। तो 18s में RRNA, और ये भी आपका RRNA, दो बातें हो गई। तीसरा, अब यहाँ पर आ जाए, देखिए यहाँ पर 3 और 2 हैं, यहाँ पर 2 और 2 हैं, इसमें देखना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 23s RRNA, और ये आपका होगा 5s RRNA, और ये आपके पास 16s RRNA, और फिर आपका ये भी 5s RRNA, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास टाइप ऑफ जो RRNA है वो इसके साथ पार्टिसिपेट करके पर्टिकुलर राइबोसोम के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ तक हमें बहुत बढ़िया से बात समझ में आ गई। जब तक आप इसको याद नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोसेस समझ में नहीं आने वाला, आपको अपना प्रोसेस, ठीक है, कि भैया मैं कैसे याद करूँ। तो जब तक आपको काउंटिंग नहीं याद है तब तक नहीं कर पाओगे। दूसरी बात समझिए, कोई भी आप पर्टिकुलर राइबोसोम ले लें, कोई भी राइबोसोम ले लीजिए, किसी भी आप राइबोसोम को पकड़ेंगे तो हमेशा वो दो ही चीज़ का कॉम्बिनेशन है, क्या, एक RRNA और दूसरा प्रोटीन, एक RRNA और दूसरा प्रोटीन। तो अगर मैं कहूँ कि ये राइबोसोम आपके पास यूकैरियोटिक सेल का है, किसका है, यूकैरियोटिक सेल, कैसी है, यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में RRNA आपको दिया और प्रोटीन दिया। दूसरा चीज़ लिखिए, एक और आपके पास राइबोसोम है, लेकिन इस राइबोसोम को मैंने कहा कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में है, किस में है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल हो गया, कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक सेल। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में आपके पास दो हिस्से हैं, अगेन वही RRNA और प्लस प्रोटीन, RRNA प्लस प्रोटीन। तो ये भी दो चीज़ों से मिलके बन रहा है। कोई भी राइबोसोम बनाए तो दो चीज़ों से मिलके बनता है। पहला आपके पास क्या होगा, फर्स्ट वन यू हैव द RRNA एंड सेकंड वन यू हैव द प्रोटीन। कोई भी आप बना लें, चाहे आप यूकैरियोटिक सेल के लिए राइबोसोम मिलता है उसे देख लें, या प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम मिलता है उसको देख लें, या यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल्स में जो राइबोसोम मिलता है उसको देख लें। अच्छी विजिबिलिटी आ रही है, मुझे रहता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, ठीक। तो परसेंटेज देखिएगा, देखिए हम एक एनिमल सोशल एनिमल में आते हैं, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग हम एनिमीलिया के पार्ट हैं। तो ऐसी कंडीशन में प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन हमें ज़्यादा चाहिए। तो आप कहेंगे कि RRNA आपको चाहिए केवल 40% और प्रोटीन आपको चाहिए 60%, क्योंकि आप यूकैरियोटिक सेल के पार्ट हैं। उल्टा कर देंगे इस बात को,
तो आप कहेंगे जब प्रोकैरियोटिक से बैक्टीरिया है तो प्रोकैरियोटिक में आ जाएगा। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसको आरआरएनए चाहिएगा ज़्यादा, आरआरएनए इसको चाहिएगा ज़्यादा, लेकिन प्रोटीन इसको कंपेरेटिवली चाहिएगा कम। तो दोनों बातें हमें अच्छे से समझ में आ गई। सर इतना तो समझ में आ गया कि राइबोसोम इस परसेंटेज पे या इस पार्ट पे और इस तरीके के कॉम्बिनेशन से चलता है, ठीक है सर। लेकिन एक वर्ड और समझिए जिसका नाम क्या है, यहाँ से हमारी बात खत्म हो गई एक लेवल की। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड आता है जी डिमर। क्या आता है? डिमर। डिमर एक यूनिट है, डिमर एक यूनिट है जो कि कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टू राइबोसोम, ये दो राइबोसोम का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 70S और प्लस 70S, इसको मिला दोगे तो बन जाएगा आपके पास 100S, लेकिन आगे आपको लिखना पड़ेगा डिमर, 100S डिमर या 100 डिमर कह सकते हैं। दो एक जैसे मैंने राइबोसोम को जोड़ा तो 100S मेरे पास बना, इसे मैं डिमर कहता हूँ, ठीक है। या आप कह सकते हैं 80S और प्लस 80S, और इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा 120S और डिमर। तो एक जैसे दो राइबोसोम जोड़ेंगे तो डिमर बनेगा, एक जैसे दो राइबोसोम जोड़ेंगे तो डिमर बनेगा। एडिशन में देख लें क्या, अगर मैं डिमर की यूनिट बना दूँ, मतलब कि मैं डिमर को लंबा खींच रहा हूँ, मतलब केवल एक डिमर नहीं है मेरे पास काफ़ी सारे डिमर हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका नाम बदल जाएगा, और उस नाम को आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मैं कहूँ आपके सामने एक वर्ड है पॉलीराइबोसोम, तो पॉलीराइबोसोम जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ डिमर होता है। बहुत सारे डिमर आपके मिलेंगे तब जाकर आप पॉलीराइबोसोम बनाओगे, मतलब राइबोसोम का कॉम्बिनेशन। और इन्हें ना एक थ्रेड से पार निकाला जाता है। यहाँ पर एक थ्रेड होगा, उस थ्रेड का नाम होगा mRNA। क्या नाम होगा? mRNA। जैसा कि आप जानते हैं RNA के 3 टाइप होते हैं, RNA और mRNA और tRNA और HN भी होता है, HNRNA, और भी RNA होते हैं, ठीक है। sRNA, ARNA ये भी हैं, वो सेट RNA कहा जाता है उसे। हमें फोकस करना है केवल अभी दो पर, एक rRNA और T। तो T वाला जो है हमारे पास A और R और M, तो M वाला मैसेंजर है, तो हमें थ्रेड के रूप में दिखाई देता है M, और यही M बहुत सारे डिमर्स को आपको जो है एग्रीगेट करके उनको जोड़कर प्रोसेस में दिखाता है। कैसे दिखता है ये? ऐसे दिखता है, ऐसे। ये एक जैसी यूनिट हो गई, इसको क्या बोल दिया आपने? डिमर। फिर उसी तरीके से एक और यूनिट आप देख रहे हैं, इसे आपने बोल दिया एक और डिमर। उसके बाद और भी है, ऐसे बना, आड़ा टेढ़ा बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट बनाना है, ठीक है। राइबोसोम स्ट्रेट नहीं हो सकता, राइबोसोम के साथ जो थ्रेड कंडीशन है, देखिए ये ऐसे जाएगा और ऐसे होता हुआ ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ जो ऐसे M नहीं लिखा हमने, दिस इज़ कॉल्ड दी mRNA। तो mRNA ये थ्रेड है, और बाकी जो आपको दिख रहे हैं छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं वो डिमर है। ये भी क्या है? डिमर है। ये भी क्या है? डिमर है। और ये भी क्या है? डिमर। बहुत सारे डिमर जब आपस में मिल जाते हैं और एक थ्रेड जिसका नाम है mRNA उसके साथ आपको दिखाई देते हैं, तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये क्यों पढ़ाया मैंने? क्योंकि इसकी नीड आपको पढ़ने वाली है, और जब पढ़ने वाली है तो उसकी डिटेल पहले से दिमाग में सेट होनी चाहिए। ये चीज़ था। इसके बाद आप देखें कि कल हमने मैंने कहा कि कल हमने क्लासिफिकेशंस देखे थे, उन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमें 3 क्लासिफिकेशन और समझने हैं। मैं एक लेवल तक पढ़ाऊँगा, लेवल तक मतलब वहाँ के बाद ना टुकड़े में पढ़ना चाहिए। तो हमारे पास पहले प्रोसेस समझ लीजिए, प्रोसेस मतलब एक कॉम्बिनेशन समझ लीजिए जिस कॉम्बिनेशन में आप पढ़ेंगे आज, ठीक है। हमने क्लासिफिकेशन देख लिया, फिर मैं बता रहा हूँ 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम और 6 किंगडम। ये किंगडम के क्लासिफिकेशन आपने देख लिए। इसके बाद ये सब क्लासिफिकेशन है जी, क्या है? क्लासिफिकेशन। ये सब क्या है? क्लासिफिकेशन। लेकिन किस चीज़ का क्लासिफिकेशन? आप कहेंगे किंगडम। किसका?
किंगडम का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। सर इसके अलावा भी कोई और नाम दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। अब हमारे पास फिर दोबारा क्लासिफिकेशन होगा, क्या होगा? क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होगा अलग अलग साइंटिस्ट पर। जैसे साइंटिस्ट का नाम अभी नहीं, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन दूंगा तो वहीं लिख दूंगा मैं, ठीक। जैसे एक का नाम है आर्टिफिशियल, 2017, 18, 19, 20 लगातार क्वेश्चन आ रखे हैं इन क्लासिफिकेशन से, तो इम्पॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। एक हमारे पास होता है नेचुरल, एक होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन। इन दोनों क्लासिफिकेशन के बीच में एक क्लासिफिकेशन और आता है, उसे बोलते हैं कार्लिनियस, उसे बोलते हैं कार्लिनियस क्लासिफिकेशन। इसका अपना एक निजी क्लासिफिकेशन है, इसका एक अपना निजी पर्सनल क्लासिफिकेशन है जो इन दोनों के बीच में आता है। इसके बाद आपके पास आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। और ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ये अपने आप में 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट कौन सा पार्ट है? जैसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जैसे क्या नाम है? न्यूमेरिकल और टेक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। एक होता है आपके पास साइटो टेक्सोनॉमी। एक आपके पास होता है कीमो टेक्सोनॉमी। तो हमारे पास 3 टेक्सोनॉमी है, ठीक है, जो किसके पार्ट है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के, ठीक है। अब इनको देने वाले साइंटिस्ट अलग अलग रहे हैं, इनके साइंटिस्ट के बारे में मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक। तो मैं स्टार्ट करूं? हाँ सर स्टार्ट कीजिए। तो फर्स्ट आपके पास आ जाएगा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल को आर्टिफिशियल क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन जैसी कोई बात नहीं छेड़ी गई है, क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन जैसी कोई बात नहीं छेड़ी गई है, इसलिए आर्टिफिशियल को आर्टिफिशियल कहा गया है, ठीक। स्टार्ट करें। कौन सा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन? फर्स्ट पे आ जाए, क्या कहता है? बहुत आराम से समझिएगा। हमारे पास आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है, हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या है? एक्चुअली एक साइंटिस्ट रहे हैं, जिन साइंटिस्ट का नाम क्या था? ये गिवन किसके थ्रू है? ये गिवन है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय, किसके थ्रू दिया गया है? तो आप कहेंगे एक थे कार्लिनियस और दूसरे हमारे पास थे एरिस्टोटल। दूसरे कौन है? एरिस्टोटल। तो ये 2 साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग या इस क्लासिफिकेशन में कहा गया है, स्पेसिफिकली इस बात को बहुत बारीकी से समझिएगा, इन्होंने कहा कि एक या एक से ज़्यादा, उन्होंने ये नहीं कहा एक या एक से ज़्यादा, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जिसमें हो उसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो चीज़ दिखाई देती हो आपको आंखों से। जैसे मुझे अभी आप आंखों से दिखाई नहीं दे रहे, तो मेरे लिए आप कुछ नहीं हो जाते, वर्चुअल है, लेकिन एग्जिस्ट तो करते हैं। तो जब मैं आपको सामने से देखूंगा तो आपसे मुलाकात होगी, बातचीत होगी, मिलनसार होंगे, तो वो मॉर्फोलॉजिकल हो गया, बाहर से है, एनवायरनमेंट के टच में है आप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई चीज़ मॉर्फोलॉजिकल के साथ साथ वो रिप्रोडक्टिव भी है, मतलब 2 चीज़ों को समझ लीजिएगा कि जो बॉडी एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में अपने आप को कंजर्वेशन या कहो कि कंजर्वेटिव नेचर में न रख पाए। कंजर्वेटिव का मतलब कि अपने एग्जिस्टेंस को बचा कर ना रख पाए, या कहो अपने प्रोसेस को बचा कर ना रख पाए, या कहो अपने खुद के तरीके को, हैबिटेट को, कलर को, शेप को, नंबर को, हैबिट को, डेंसरनेस को, इन सब को बचा कर ना रख पाए। फिर मैं बता रहा हूँ, आप जैसे हैं अगर एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में आप वैसे नहीं रह जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आप नॉन कंजर्वेटिव या लेस कंजर्वेटिव हैं, क्योंकि आप जैसे थे वैसे नहीं रह पाए। अगर उल्टा हुआ कि नेचर कैसा भी रहा लेकिन उस कंडीशन में आप कंजर्वेटिव रहे, मीन्स आपने अपने फीचर्स में चेंजेस नहीं आने दी, तो याद रखिएगा, हैं तो आप मॉर्फोलॉजिकल ही,
बट दोनों में डिफरेंस ये है कि एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो जाता है और कोई एनवायरनमेंट में चेंज नहीं होता, और जो चेंज नहीं होता उसका एग्जिस्टेंस लॉन्ग पीरियड पर बना रहता है। एरिस्टोटल और कार्ल लिनियस, आगे भी साइंटिस्ट आएंगे जैसे हचकिंसन है, एंगलर है, पैंटल है, बैंथम है, हुकर है। तो ये सब साइंटिस्ट, जो 5 साइंटिस्ट अभी मैंने कहा, 2 ये हैं, तो 7 साइंटिस्ट हैं, ईजिली याद हो जाएगा। बस इनका मेन क्रेडिटिज्म ये है कि वो ये बताना चाहते हैं कि 5 किंगडम तो आपने पढ़ लिए, 6 किंगडम भी पढ़ लिए, सभी साइंटिस्ट को पढ़ लिया, तरीके क्राइटेरिया सबके देख लिए, लेकिन हमारा भी एक तरीका देखिए जिसके अकॉर्डिंग आप लिविंग्स को बांट सकते हैं, लिविंग्स को बांट सकते हैं उनके मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव नेचर के आधार पर। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को बहुत आराम से समझ पाएंगे। यहाँ से 2016-17 से और 2020 तक कॉन्टिन्यू क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप बड़े फोकस करके तीनों क्लासिफिकेशन को समझें। और सभी टीचर्स और सभी लोग सेकंड चैप्टर में इसको पढ़ाते हैं, लेकिन ये पढ़ने के प्रोसेस यही है। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्लासिफिकेशन एक ही जगह आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अब आपको बात जो है एक छोटी सी ब्रीफ लेने के बाद आपको जब डेप्थ ब्रीफ मिलेगी तो आपको रिटन प्रोसेस में और बढ़िया समझ में आएगा। ये ज़रूरी होता है क्योंकि दिमाग में पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, नहीं तो सब कुछ नया लगेगा। अब नया नहीं लगेगा, आपको मैक्सिमम चीज़ें पता है, बस मैं लिख कर दूंगा, एक्स्ट्रा चीज़ें आती रहेंगी तो आपको पता चलेगा। देखिए, मैंने कहा कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन गिवन बाय कार्ल लिनियस एंड अरिस्टोटल, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोसेस दिया। ठीक है, ये सपोर्ट किसको करते थे? इन्होंने किसको सपोर्ट किया? सपोर्ट मतलब इनका क्राइटेरिया क्या रहा है? इन्होंने कहा कि बेस्ड ऑन वन एंड या एक बेस्ड ऑन वन और मोर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल, कैसा? मॉर्फोलॉजिकल क्या कैरेक्टर। इन्होंने साफ कह दिया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर एक या एक से ज़्यादा, न कह के एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। याद रखने का कि एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आप जानते हैं कि सीन बाय आई, सीन होते हैं ये, मतलब दिखते हैं ये, है ना, आंखों से बहुत आसानी से देखा जा सकता है। 2 चीज़ें हो गई। अच्छा, एक बात समझिए, जिसको भी आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में ऐड कर दें उनको मोस्टली आप वेजिटेटिव भी कह सकते हैं। वेजिटेटिव क्या कह सकते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्या बोल सकते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर। मतलब ये अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अब देखिए, इन्होंने यहाँ जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए हैं, इन्होंने यहाँ जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए हैं, वो कैरेक्टर्स हैं क्या क्या, है ना? एक या एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब कुछ हो सकते हैं, लेकिन क्या है? तो एनसीईआरटी बोलती है एक होता है हैबिट, इट्स नॉट हैबिटेट। दिस वन इज हैबिट एंड कलर, हैबिट एंड नंबर एट लास्ट वन शेप। एनसीईआरटी में इन 4 चीज़ों का जिक्र किया गया है, हैबिट, कलर, नंबर और शेप। किसकी? लीफ की। किसकी? ऑफ लीफ की स्ट्रक्चर के बारे में, शेप के बारे में, नंबर, शेप, कलर और हैबिट के बारे में कहा गया है। सर ये सब कुछ समझ में आया, लेकिन हैबिट समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं, क्योंकि ये डायग्रामेटिकल चीज़ है। कैसे? छोटा सा डायग्राम और आपकी दुविधा दूर। कैसे? एक लीफ कुछ ऐसी सी बनी, एक लीफ कुछ ऐसी सी बनी, एक लीफ कुछ ऐसी सी बनी, और दूसरी लीफ कुछ ऐसी सी बनी। एक लीफ कुछ ऐसी सी बनी और दूसरी लीफ कुछ ऐसी सी बनी। इसको मैंने ए और इसको मैंने बी कह दिया, या इसको मैंने अ ब एक्स वाई 1 2 जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, मैंने कह दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन में आप क्या कहेंगे? दोनों को देखकर डिफरेंस अगर देना हो, दोनों को देखकर अगर आपको डिफरेंस देना हो तो आप क्या डिफरेंस देंगे? बोलिए क्या डिफरेंस देंगे आप?
क्या डिफरेंस देंगे भैया आप? देखकर देखिए डिफरेंस क्या लग रहा है आपको? डिफरेंस देखिए कितने हैं। मैंने कहा हैबिट, कलर, नंबर, शेप। हैबिट नहीं दिख रहा कुछ, कलर ग्रीन है दोनों के, शेप अलग अलग है लीव्स की, और नंबर भी अलग अलग है। देखिएगा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ, यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ लीफ कम है। यहाँ पर मान लीजिए कलर हमें दिया गया है ग्रीन, चलो मान लिया कि यहाँ भी है ग्रीन, यहाँ भी है ग्रीन। अच्छा, तीसरा हमारे पास कलर, शेप। हमने कहा यहाँ शेप कैसा है? कर्ली। कैसा है? कर्ली। और यहाँ कैसा है? ओवल कह देते हैं इसे। कैसा है? ओवल शेप। और हैबिट, अब यहाँ हैबिट की बात की गई है। हैबिट का मतलब है नंबर ऑफ लीफ, यहाँ ज़्यादा है तो इसे बोलते हैं मोर डेंसर। मोर डेंसर, जो डेंसर मीन्स जिसमें घनापन हो पत्तियों को लेकर, और ये हो जाएगा आपके पास लेस डेंसर। ये कैसा हो जाएगा? लेस डेंसर अबाउट द लीफ, मतलब जहाँ पर लीफ की काउंटिंग कम है वहाँ डेंसरनेस कम है, जहाँ लीफ की काउंटिंग ज़्यादा है वहाँ डेंसरनेस ज़्यादा है। इसी को आप हैबिट कहते हैं, इसी को आप हैबिट कहते हैं। एनसीईआरटी में 4 वर्ड कॉमा लगा के कॉन्टिन्यूसली लिखे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा, ये सब पता होने के बाद तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? देख के नहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें रिप्रोडक्टिव वाली कोई बात नहीं कही गई? ऑब्वियसली इसमें रिप्रोडक्टिव को कोई बात की ही नहीं गई है। यहाँ केवल पत्ती को पकड़ा, पत्ती के 4 कैरेक्टर्स को पकड़ा, मॉर्फोलॉजिकल आंखों से दिखता है उसको वेजिटेटिव कैरेक्टर कह दिया, कहा एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात आई, कार्ल लिनियस और एरिस्टोटल दोनों ने मिलकर काम किया, लेकिन कार्ल लिनियस जो है वो अपना इंडिविजुअल खुद का एक कैरेक्टर लेके आते हैं, वो कहते हैं इसे कार्ल लिनियस कैरेक्टर से शो करना चाहिए, और यही मैंने आपको पिछले पेज पर बताया भी था। कार्ल लिनियस ने अपना खुद का एक कैरेक्टर क्लासिफिकेशन मेथड दिया है कार्ल लिनियस ने, तो नेचुरल देने से पहले ये क्या था? जो कार्ल लिनियस साइंटिस्ट रहे हैं, अब आप समझिएगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हूबहू दिखेगा, एक्सप्लेनेशन उसकी डेप्थ है तो आपको समझ में आ ही जाएगा। एक बात हो गया। दूसरे में क्या पढ़ेंगे? कार्ल लिनियस, कार्ल और लिनियस, कार्ल लिनियस क्लासिफिकेशन, कार्ल लिनियस क्लासिफिकेशन। ये जो कार्ल लिनियस क्लासिफिकेशन है, क्या इसमें भी वेजिटेटिव लिया गया है? हाँ। क्या इसमें रिप्रोडक्टिव लिया गया है? हाँ। मेनली कौन है? रिप्रोडक्टिव। तो इसका कुछ नाम तो होगा। आपने वहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहा और आपने कहा एक या कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो पहली बात तो ये है कि सब ये बेस्ड किस पर है, या कहो कि गिवन किसने किया है, तो नाम ही लिखा हुआ है गिवन बाय आप कहेंगे सीधे कार्ल लीनियस, और सपोर्टेड बाय, सपोर्टेड समझ रहे, मतलब कि सपोर्ट किया गया। सपोर्ट मीन्स कि एक साइंटिस्ट रहे ना ये कार्ल एरिस्टोटल। कौन है? एरिस और टोटल। एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने भी इसको सपोर्ट किया है। क्यों किया है वो अभी आप देख लेंगे कि इसका कुछ तो खास वजह रही होगी, ठीक है, इसकी वजह रही है। तो एरिस्टोटल ने भी इसका सपोर्ट किया, किसका? कार्ल लिनियस के क्लासिफिकेशन का। कार्ल लिनियस क्लासिफिकेशन, इसका नाम ही कार्ल लिनियस क्लासिफिकेशन है। अब ये बेस्ड ऑन ये किस पर बेस्ड है? आप कहेंगे एंड्रोशियम कैरेक्टर। क्या बात आ गई? एंड्रोशियम कैरेक्टर, क्या बोलेंगे? बेस्ड ऑन एंड्रोशियम और कैरेक्टर, एंड्रोशियम कैरेक्टर। सर ये क्या लिख दिया आपने? एंड्रोशियम कैरेक्टर। जी हाँ, एंड्रोशियम कैरेक्टर। एंड्रोशियम का मतलब है मेल सेक्शन ऑफ प्लांट। क्या बोलेंगे? मेल सेक्शन ऑफ प्लांट। 12th वाले लोगों को या 12th वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा कि एंड्रोशियम पार्ट क्या होता है प्लांट का। आप जो फ्लावर देखते हैं, ठीक है, आप जो देखते हैं इस तरीके से, ये वाला जो पार्ट है, जो आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये वाली पार्ट,
इसी को बोला जाता है एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं एंड्रोशियम। कुछ और नाम है इसका? हाँ सर, स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। इसे क्या बोला जाता है? स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन और स्टामेन लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। तो आप इसे क्या कहेंगे? मेल सेक्शन ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ स्टेमेन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन। अब मुझे बताइए, क्या किसी फ्लावर के अंदर, एक सेकंड में एसी ऑफ कर दूं, ज़्यादा कूलिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन। तो नंबर ऑफ स्टेमेन इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर आपके सामने मैं कहूँ कि नंबर ऑफ स्टेमेन, नंबर ऑफ स्टेमेन, तो बताइए इन फ्लावर, इन फ्लावर या फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट, किसी फ्लावरिंग प्लांट के अंदर नंबर ऑफ स्टेमेन ऑब्वियसली इंक्रीज भी हो सकते हैं और डिक्रीज भी हो सकते हैं। मीन्स ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। हाँ सर, ऐसा हो सकता है। तो नंबर ऑफ, क्या इसने कहीं भी आपको और कोई नाम लेकर कैरेक्टर शो किया तो यहाँ क्या बोला जाएगा? यहाँ क्या बोलेंगे? ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन कैरेक्टर। यहाँ केवल एक ही कैरेक्टर के बारे में पॉइंट आउट किया गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी यही है कि जो हमारे पास कार्ल लीनियस क्लासिफिकेशन है उसमें एक कैरेक्टर कहा गया है, कुछ कैरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं किया गया, या फिर कहो कि उसको बोला नहीं गया है, क्योंकि केवल एक ही बात बोली गई है। क्या? एंड्रोशियम कैरेक्टर। बहुत तरीके से मैं समझा रहा हूँ, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट को क्लियर करके चल रहा हूँ। तो ओनली वन कैरेक्टर मीन्स एक बार एक चीज़ के बारे में कहा गया या एक कैरेक्टर के बारे में कहा गया। एंड्रोशियम मतलब मेल सेक्शन। तो क्या पता नहीं चल रहा है कि ये रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर? क्या पता नहीं चल रहा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर? क्या पता नहीं चल रहा है सिंगल कैरेक्टर है? या पता नहीं चल रहा है वेजिटेटिव कैरेक्टर है? हाँ सर, ये सब तो उसी के पार्ट हैं। हाँ सर, ये तो सब उसी के पार्ट हैं, तो लिखा जाना चाहिए। हाँ सर, ये तो उसी के पार्ट हैं। तो नोट डालकर एक बात आनी चाहिए, नोट डालकर एक बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए? कि इसमें, किसमें? कार्ल लीनियस के क्लासिफिकेशन मेथड के अंदर सिंगल कैरेक्टर लिया गया है, सिंगल कैरेक्टर लिया गया है। एक मॉर्फोलॉजिकल तो होगा ही क्योंकि दिखता है, मॉर्फोलॉजिकल है तो दिखता है। और कैसा हो सकता है? रिप्रोडक्टिव। और कैसा होता है जी? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। और कैसा हो सकता है? रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। तो गौर कीजिए, आपके पास ज़्यादातर कैरेक्टर्स को न बोलकर एक ही कैरेक्टर पकड़ा और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए। मतलब क्या ये पहले वाले से बेटर है? बेटर है। तो कह सकते हैं बेटर देन किससे? बेटर देन एरिस्टोटल एंड कार्ल लीनियस क्लासिफिकेशन। या कह दो कि इन दोनों ने जो साथ में काम किया उससे बेटर है। ठीक है, आर्टिफिशियल और कार्ल लीनियस बोथ टुगेदर वर्क। ठीक है, अभी तक तो यही पता चल रहा है। और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्टेड बाय कौन सपोर्ट कर गया इसको? एरिस्टोटल। मीन्स एरिस्टोटल ने इस बात को मान लिया कि हाँ भाई, मैं भी तुम्हारे साथ था तो पहले वाले काम की तुलना में ये काम ज़्यादा बेटर है। ये बात तो हमें समझ में आ गई, ये बात तो हमें समझ में बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि हाँ भाई, इस वाले वर्क को, कार्ल लीनियस के क्लासिफिकेशन मेथड को एरिस्टोटल कार्ल लीनियस से किए गए उस काम के कंपैरेटिव में ज़्यादा अच्छा कहा गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं हो जाता है, ये भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही है, ये भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ही है। आप इसको भी क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, क्योंकि वेजिटेटिव तो यहाँ भी कहा गया है। ये भी क्या है? आर्टिफिशियल कैरेक्टर
आर्टिफिशियल कैरेक्टर या कहो क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कह दीजिए इसको, कैरेक्टर पर भेजना जाए आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो मतलब समझ में आ गया, इन दोनों के काम में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को मेनली पार्टिसिपेट किया गया, तो ये भी क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल है। इतनी बात समझ में आ गई, अब नेचुरल आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। किसके? इन दोनों के काम के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, इन दोनों के काम के कुछ ड्रॉबैक हैं। कुछ क्या हैं? ड्रॉबैक हैं। तो देख लेंगे क्या ड्रॉबैक्स हैं। समझिए, यहाँ ड्रॉबैक बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इसे नीट पर्पज से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नीट पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। क्या ड्रॉबैक क्या रहे हैं? ड्रॉ बैक ऑफ आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया था, ये मतलब इस वाले स्लॉट को पढ़ाने से पहले मैंने कहा था कि एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में जो बदल जाता है और एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में जो नहीं बदलता है, एक बात, ठीक है, तो आप लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में कहा गया। एक क्या है, हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर कैन गेट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में? एनवायरनमेंट, इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट की प्रेजेंस में चेंज हो सकते हैं, तो क्या कहा जाएगा? लेस कंजर्वेटिव। एनसीईआरटी हूबहू यही लाइन बोल रही है, तो समझ में भी हमें आ रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ऐसे लिखा जा सकता है क्या, कि जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर कांट चेंज या कांट गेट चेंज इन प्रेजेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में चेंज में नहीं आते, तो कैसे हो जाएंगे? मोर कंजर्वेटिव। ये अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते, ये अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते, ये अपने आप को बदलना पसंद नहीं करते। ये जो है आपको दिखा अभी, ये और ये एक ही ड्रॉबैक है। दिस इज अ सिंगल ड्रॉबैक, यू हैव सिंगल ड्रॉबैक, ड्रॉ और बैक, ये एक सिंगल ड्रॉबैक हो गया। क्या हो गया जी? ये सिंगल ड्रॉबैक हो गया, तो हमने इसे ब्रैकेट में डाल के अलग कर दिया। दिस इज कॉल्ड दी सिंगल ड्रॉबैक यू हैव। दिख रहा है, ब्लर दिखता है, ये कलर ब्लर दिखता है ना, वाइट प्रॉपर दिखता है, ठीक। तो कैसा है ये? सिंगल ड्रॉबैक हो गया, मीन्स इसके ड्रॉबैक को हम कहेंगे तो ये सिंगल है। तो दूसरा कोई ड्रॉबैक है? हाँ सर, दूसरा भी ड्रॉबैक होता है, देख लेंगे क्या है इसका दूसरा ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक में क्या है? देखें सेकेंड ड्रॉबैक में क्या है, सेकेंड वाला, तो ये हमारे पास सेकेंड हो गया, ठीक। सेकेंड में क्या है कि सेपरेशन, इन्होंने क्या करा, सेपरेट ऑफ सेम स्पीशीज प्लांट। इन्होंने क्या करा, सेम स्पीशीज के जो प्लांट थे उनको सेपरेट कर दिया, गलत कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। सेम स्पीशीज के प्लांट को अलग नहीं करना चाहिए, इस बात को पकड़ लिया अगले साइंटिस्ट ने। अगला कौन? एंग्लो पैंटल और हचकिंसन या हचइंसन, इन तीनों साइंटिस्ट ने इसी बात को पकड़ लिया और इस बात को पकड़ने के बाद एक क्लासिफिकेशन दे दिया जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन। जिसका नाम था नेचुरल क्लासिफिकेशन, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा डेवलप था, बड़ा उन्नत था। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बड़ा आसान है, ठीक। तो आप सेकेंड मेथड देखेंगे, थर्ड है वैसे तो ये, ठीक है, लेकिन आप इसे सेकेंड में ही काउंट करेंगे, ठीक। करीब 10 मिनट की और क्लास लेंगे और इसको हम कंटिन्यू यहाँ से एंड ऑफ कर देंगे, ठीक। देखिए इसके बाद हम ऑफ कर देंगे, क्या? देखिए समझिएगा, मैंने क्या कहा कि एक हमारे पास आ जाएगा नेचुरल क्लासिफिकेशन,
क्या आ जाएगा, नेचुरल और क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या समझाना चाहता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या आ जाएगा, सबसे पहले ये गिवन बाय, किसने दिया होगा, ये किसने दिया होगा? तो हमने 3 नाम दिए। होगा क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था, तो आप बता सकते हैं। तो क्या है, क्या है? इसको बोलते हैं एंगुलर, एंगुलर, पैंटल और हचिनसन। हचिनसन 3 साइंटिस्ट हैं। कौन कौन है? एंगुलर, पैंटल और हचिनसन। एंगुलर, पैंटल और हचिनसन, 3 साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर इस पर्टिकुलर नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया। एक बात होगी। अब इसमें क्या था कि इसमें वेजिटेटिव एंड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ एडिशनल भी हैं, एडिशनल कैरेक्टर भी हैं। इसमें इन कैरेक्टर के साथ साथ में एडिशनल कैरेक्टर भी दिए गए हैं। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। हम जब पॉइंट बड़ी छोटी करते हैं तो यही दिमाग में चिंता रहती है कि सामने वाले स्टूडेंट को हमारे क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो क्या है, वेजिटेटिव और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ साथ में एडिशनल कैरेक्टर्स को भी लिया गया है। अब ये एडिशनल कैरेक्टर्स क्या हैं? एडिशनल कैरेक्टर्स हैं, एक उसने कहा इंटरनल कैरेक्टर, एंड एक हो गया हमारे पास इंटरनल कैरेक्टर, एक हो गया हमारे पास इंटरनल कैरेक्टर, और एक हमारे पास हो जाता है एक्सटर्नल कैरेक्टर। इंटरनल कैरेक्टर और एक्सटर्नल कैरेक्टर, इंटरनल कैरेक्टर और एक्सटर्नल कैरेक्टर। यहाँ जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है इसी को कहा गया है वेजिटेटिव, और आप कहेंगे मॉर्फोलॉजिकल, ये आपसे कहा गया। लेकिन जो इंटरनल कैरेक्टर है ये थोड़ा वास्ट है, कंपेरेटिव। कैसा है? थोड़ा वास्ट। तो आप एक चीज़ बताएं, क्या यहाँ नंबर ऑफ क्राइटेरिया नहीं बढ़ा, या फिर कह दें कि नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो गए हैं? इंक्रीज हो गए हैं। क्या हो गए हैं? इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएं, तो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी होने की चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए 2 चीज़ें हैं, ए प्लांट है, बी प्लांट है, मेरे पास 10-10 इन दोनों के कैरेक्टर्स मेरे सामने हैं। 10 कैरेक्टर के अकॉर्डिंग मैं इन दोनों में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी निकाल सकता हूँ, ना कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक या कुछ कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। तो वो ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये ज़्यादा अच्छा है उस वाले के कंपैरिजन। मतलब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कंपैरिजन में नेचुरल क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा उन्नत है। कैसे पता चला मुझे ये मुझे ऐसे पता चला जब मुझसे कहा गया कि कैरेक्टर्स को इस तरीके से लिखिए, कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टर्स हैं वो 2 तरीके से हमने बांट लिए, 1 और 1 2। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट को मैंने कहा क्या? वेजिटेटिव कैरेक्टर, जो कि मॉर्फोलॉजी में आ गया। मॉर्फोलॉजिकल, देखिए ये तो ऑलरेडी आपका आर्टिफिशियल वाले में आ गया, तो अब इसमें एडिशनल आ जाएंगे। तो ये कैसे हैं? एक्सटर्नल। इसको क्या बोला गया था? एक्सटर्नल कैरेक्टर। क्या बोला गया था? एक्सटर्नल कैरेक्टर। ठीक, जो वेजिटेटिव या मॉर्फोलॉजिकल में आ गए। अच्छा, एक हमारे पास है इंटरनल, एक हमारे पास क्या है? इंटरनल कैरेक्टर। इंटरनल कैरेक्टर में चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर बताई गई। कैसे? एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्या है? अल्ट्रा और स्ट्रक्चर, एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एक का नाम रखा एनाटॉमिकल मीन्स एनाटमी, और एक एम्ब्रायोलॉजी, एक एम्ब्रायोलॉजी मीन्स एम्ब्रायो के बारे में डिफाइन किया गया। एक फाइटोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइटोकेमिस्ट्री, एक क्या है? फाइटोकेमिस्ट्री। तो मुझे एक बात समझाएं क्यों? क्योंकि समझ में आपकी भी आ गई होगी। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किसके बारे में बोलेगा यहाँ पर? अल्ट्रा स्ट्रक्चर का मतलब यहाँ ये डिस्कस करेगा
सेल के बारे में, किसके बारे में, सेल, या कह दो स्ट्रक्चर, या कह दो स्ट्रक्चर ऑफ सेल। दूसरा एनाटॉमी, सेल के, सेल में जाएगा उसके ऑर्गेनल्स, उसके ऑर्गेनल्स पकड़ेगा, ठीक। एम्ब्रोलॉजी का मतलब क्या हो गया, एंड्रोशियम, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इन दोनों के बारे में कहा गया है। मतलब फ्लावरिंग प्लांट, मतलब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट, मतलब क्या है, फ्लावरिंग प्लांट। फाइटोकेमिस्ट्री मीन्स बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ बायोमोलिक्यूल्स मीन्स उसके केमिकल के बारे में, जो केमिकल्स यूज़ किए गए उनके बारे में डिस्कस किया गया है। गौर कीजिए, क्या पिछली वाली बात पर जाऊँ तो ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, ड्रॉबैक ही पकड़ा है। उसने क्या कहा था कि एनवायरनमेंट में वेजिटेटिव कैरेक्टर लेस कंजर्वेटिव होते हैं, अपने अंदर चेंजेस कर देते हैं। जैसे लीफ का कांटा बन जाना, कैक्टस लीफ से कांटा बन गया क्योंकि इवेपोरेशन की परसेंटेज बहुत कम करनी है क्योंकि पानी नहीं है। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जो कैरेक्टर्स होते हैं वो अडेप्टेशन लेते ही नहीं है, क्यों, मोर कंजर्वेटिव है, मीन्स अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते, उनका एग्जिस्टेंस खो जाएगा। दूसरा, सेम स्पीशीज़ के साथ दिक्कत हो गया, सेम स्पीशीज़ समझ में आ गया ना, मतलब एक जैसी स्पीशीज़ जो है उनको सेपरेट कर दिया उन्होंने, तो ये बहुत गलत किया, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो हमारे पास दो मेथड हमने बहुत अच्छे तरीके से देखे। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज मोर एंड द मोर बेटर एज कम्पेयर टू द आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो हम लिख सकते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन इज मोर बेटर देन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के कंपैरिजन में ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत उन्नत है, बहुत अच्छे लेवल पे काम भी करेगा। और दूसरी बात, इसने नंबर ऑफ क्राइटेरिया को इंक्रीज कर दिया है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने क्या क्या पढ़ा, आज जो हमने पढ़ा ये कल का रिवीजन था जो हमने कल वाली क्लास में या इससे पहले वाले लेक्चर में देखा था। उसके बाद हमारे पास राइबोसोम को पढ़ा गया, राइबोसोम को पढ़ना जरूरी था क्योंकि ये आने वाले लेक्चर्स में इसकी जगह जगह पर बात की जाएगी, तो हमने इसको यहीं ख़त्म कर दिया। ये प्रोकैरियोटिक प्रोसेस और यूकैरियोटिक प्रोसेस, यहाँ से आपको सब समझ में आ गया। पॉलीराइबोसोम कैसे बनता है, डिमर कैसे बनता है। किंगडम होने के बाद, किंगडम के बाद क्लासिफिकेशन 3 तरीके से दिया गया है। आर्टिफिशियल अभी आपने किया, नेचुरल आपने कर लिया, ठीक है। उसके बाद फाइलोजेनेटिक प्रोसेस अभी रह गया है जिसमें 3 सेक्शन दिए गए हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें जो मेन है, जो ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, मतलब थोड़ा सा स्टूडेंट्स लोगों को टिपिकल लगता है, वो ये वाला है। इंपॉर्टेंट तो तीनों हैं। जैसे इसकी बात करूँ, साइटों के अंदर क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं उनका शेप और उनका नंबर, बस इतना डिस्कस किया जाता है। कीमोटैक्सोनॉमी में आप केमिकल पकड़ते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, एनसीईआरटी में साफ लिखा है कैल्शियम कार्बोनेट, और डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस क्या है, समझ में आ गया, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये आपको आगे जाके पढ़ेंगे, हाल के मैंने बता दिया बट इसको मुझे काफ़ी डिटेल में बताना है, ठीक। उसके बाद मैंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बताया, ये 2 साइंटिस्ट पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। आपके सामने है, साफ़ सुथरा एकदम प्रोसेस आपके सामने, ठीक। ये आपके सामने नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आज की क्लास हम यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन मेथड। उस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर पिछली क्लास को मैं ज़रूर 2 से 5 मिनट में रिवीजन ज़रूर दूंगा, मेरी आदत है, और आपको भी ऐसा करना चाहिए कि पर डे जो आपकी क्लास में होता है उससे 10-15 मिनट में रिवीजन ले लीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी मेडिकल की बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी हो गई। जैसे आपका एक चैप्टर होगा तो मैंने कह रखा आपसे कि मैं 90 क्वेश्चन से लेकर 900 क्वेश्चन तक, लगभग 1000 क्वेश्चन तक मैं बताऊँगा एक चैप्टर से, तो उस चीज़ की आपको डाउट नहीं रहेगा। आराम से पढ़ते रहिए, लेक्चर देखते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, एनसीईआरटी रीड करते रहिए, बहुत आराम से आपका पेपर 330 तक मैंने कहा था कि इतनी गारंटी मेरी है। बाकी के 30-40 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। क्यों? 360 में से 30 से 40 जो मार्क्स होते हैं वो स्टूडेंट का बहुत अच्छा कैलिबर होना चाहिए कि वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ रहा है, नोट्स प्रॉपर देख रहा है कि नहीं, एक एक वर्ड पर इंपॉर्टेंस डाल रहा है कि नहीं। जैसे कल एक वर्ड दिया था इनएडिक्वेशन, तो इस है तो आसान इनएडिक्वेशन, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको
कंफ्यूज करने के लिए बहुत है। जैसे एक वर्ड आता है डोकाइल, डोकाइल का मतलब होता है लेस एग्रीगेशन, मीन्स लेस एग्रीगेशन, और द सेकेंड वन प्रोसेस इज कॉल्ड दी लेस एग्रेशन। तो आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो उस कैस्टरेशन कराया जाता है, या ऑर्किडोपैक्सी, या अलग अलग प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा 12th क्लास के सेकेंड चैप्टर में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आज के लिए इतना रखेंगे। थैंक यू क्लास। आप बस पढ़ें ज़रूर और एक बार रिकॉल ज़रूर करें इन चीज़ों को, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए।